हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे PYQs का नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, पीछे मैंने इसके 3 वीडियोस डाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जैसे हमारा एक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैट, फिर एक पोटेंशियल, तीसरा मैंने बनाया इसके अंदर कैपेसिटेंस। तो मैंने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अब आज हम नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। हमारे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें 1 सेकंड के अंदर। मतलब टाइम की वैल्यू दी हुई है 1 सेकंड, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल्स टू NE एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन। अब Q कैसे होता है? Q आएगा हमारे पास I की फॉर्म में, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, मतलब NE बाई टी। अब I के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ओम्स लॉ। समझ में आ गया? ओम्स लॉ लिखो इसके अंदर। ओम्स लॉ के अंदर I की वैल्यू V बाई आर निकालो। V की वैल्यू कितनी हमारे को दी हुई है? 200। R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100। तो हमारे पास I कितना आ जाएगा यहाँ पे? काट के 2 आ जाएगा ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मान लो 200 बाई 100 करता हूं तो मेरे पास 2 आ गया I। अब I को मैं NE बाई टी से कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, I को NE बाई टी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू 2 है, टाइम की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई E करेंगे, N आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने बताया है, या जो मैंने यहां पे पहले से लिखा हुआ है जो आंसर, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल हो वो कर लेना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारा इसके अंदर, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, एक नॉर्मल सा टॉपिक है, आपने पढ़ा हुआ है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। अब ये J क्या होता है? इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, मैंने यहां पे नाम लिखा हुआ है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। तो यहां से आपसे ये पूछता है कि रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी मतलब J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा? सिग्मा के बराबर आएगा, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ना इसका प्रूफ आ जाता है, इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ मैंने, जो इसका 1 शॉट वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने इसका प्रूफ समझाया हुआ है, आप वहां से इसको जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास 2 वायर है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों सेम मटेरियल की हैं। सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है? हमारे पास रेजिस्टिविटी सेम है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो दोनों वायर कॉपर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, कोई एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। लेंथ इक्वल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और 2A है, जो कि हमारे कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। ठीक है, और एक बैटरी है जिसके साथ EMF E है, जिसका वो कनेक्ट कर दिया। आपको रेशियो बताना है करंट डेंसिटी का JX ओवर JY। मतलब आपको एक वायर है, उसकी करंट डेंसिटी JX है, दूसरे की करंट डेंसिटी JY है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो करंट डेंसिटी पता होना चाहिए ना पहले, होता क्या है? करंट डेंसिटी होता है हमारे पास करंट बटे एरिया, मतलब I बाई ए। अब यहां से हमारे को और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? एरिया, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है। तो यहां से आप क्या करो, IX निकाल लो इसके अंदर, IX। ठीक है, IX की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? IX की वैल्यू कहां से निकलेगी? IX की वैल्यू निकलेगी हमारी ओम्स लॉ से। V की वैल्यू IR। अब ओम्स लॉ क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि इसने बोला बैटरी का EMF E है। आप E ले लो या V ले लो, एक ही बात है। मैंने यहाँ V से कर रखा है तो कंफ्यूज मत होना, आप E भी ले सकते हो इसको। ठीक है, और V भी ले सकते हो। तो अब ओम्स लॉ लगा दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। V की वैल्यू IR है। पहले एक वायर लेंगे, वायर नंबर X, तो X का करंट कितना आएगा? V बटे R आएगा। ठीक है, और R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू क्या होती है बच्चों? रो एल अपोने होता है, रो एल अपोने। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू याद है ना, क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है आपने। रो क्यों लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है। समझ में आ गया? मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे आ गया, हमको दिया हुआ है, हिडन है, बट आपको ये कंसेप्ट से समझना है। लेंथ सेम बोली, एरिया एक का A है, दूसरे का 2A है। क्लियर है बच्चों? तो IX की वैल्यू कितनी आ गई? V A रो L
अब जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो ध्यान दें, इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो आपको यहां अपने आप पहुंच जाओगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद आई वाई की वैल्यू, अगर एक वैल्यू निकाल ली तो दूसरी निकालनी कोई मुश्किल नहीं है। उसका आंसर कितना आ जाएगा, एरिया की जगह 2a आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। अब आई एक्स और आई वाई को पुट कर दो कहां पे, करंट डेंसिटी के अंदर। करंट डेंसिटी में क्या होता है, आई एक्स बाई आई वाई डिवाइड बाई एरिया होता है ना, मतलब आई एक्स बाई आई वाई, एरिया किसका, पहली वायर का, दूसरी वायर का अगर अपोन में 2a होता है तो ये ऊपर चला जाता है ना, ठीक है बच्चों, ये ऊपर चला गया तो आंसर कितना आ गया, 2ix बाई आई वाई। अब यहां से जो कटता है उसको काट दो, वैल्यू पुट कर दो आई एक्स और आई वाई, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको 1:1 आ जाएगा। क्लियर है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, ये करा क्या है मैंने इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, आई एक्स को पता करा। आई एक्स कैसे पता करा मैंने, ओम्स लॉ से पता करा, ये ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ लगाने के बाद क्या किया मैंने, V बाई आर कर दिया। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपोन ए। बच्चों यहाँ पे ना आपको सोचना भी पड़ेगा ना कि रो एल अपोन ए क्यों लगाया, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, मतलब मटेरियल का मतलब रो रेजिस्टिविटी, उसके बाद एरिया, तो सीधा दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए ये वाला रो एल अपोन ए। क्लियर है, एक वायर की वैल्यू निकालो आई एक्स से, उसके बाद आई वाई की, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। इस वाले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, एक बार इसको फिर से देख लो। जे एक्स की वैल्यू और जे वाई की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, आई बटे एरिया होता है। जे एक्स है तो आई एक्स हो गया, जे वाई का मतलब क्या होता है, आई वाई। आई वाई का एरिया कितना है, 2a है ना। ये वाला स्टेप बच्चों को कंफ्यूज करता है, ए से ए काट दिया तो आंसर कितना आ गया, 2ix बटे आई वाई। अब आई एक्स और आई वाई की वैल्यू पुट कर दो, जो आप यहां निकाल चुके हो ये वाली, ये यहां डालोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ज्यादा यहाँ पे गुच्चे मुच्चे या खिचड़ी सी लग रही है तो इसको बैक करके आराम से इसका या इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप साथ साथ देखते रहना और इसको मैच करते रहना। और जब ये कर लोगे इसको खुद भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि जो वीडियोज होते हैं उसको देखने के बाद अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा जो मैं करवा रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये सारा का सारा वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, इसको साथ साथ लिखना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आपको बार बार मैंने हर वीडियो में बोला है, इसको साथ साथ लिखना जरूर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि ये कॉपर वायर है, ठीक है, उस वायर के अंदर एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। अब मान लो कोई भी वायर है बच्चों, ये यहां से ले लेते हैं, यहां से ऐसे, ये ऐसे है, इतनी मोटी तार है मान लो, ये ऐसे है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। तो कहते हैं ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसमें सेम रहती है अलोंग द वायर। अब बच्चों एक वायर को जब आप बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से करंट निकलेगा ना, तो सारी वायर में करंट सेम रहेगा। समझ में आ गया, करंट एक ऐसी क्वांटिटी रहती है जो सेम रहती है। अब इसका मैं तुम्हें एक बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक ना यहाँ पे मोटा तार है, ये मोटा तार है, इसके साथ मैंने ना ये वाला पतला तार कनेक्ट कर दिया। अगर मान लो इस वायर की कैपेसिटी 2 एम्पियर की है, 2 नहीं 20 एम्पियर की है, तो इस वायर की कैपेसिटी मान लो 3 एम्पियर की है। तो अगर एक मोटे तार के साथ एक पतला तार कनेक्ट करते हैं तो 20 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से 3 की बजाय 20 ही जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मोटे तार के साथ पतला तार कनेक्ट मत करो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस या जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से याद रखना, मोटे वायर के साथ पतला तार कनेक्ट कभी मत करना। इन रियलिटी भी एक घर पे भी अगर आप जैसे मान लो कोई चीज खराब हो जाती है, मोटे तार के साथ हम लोग पतला तार जोड़ देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी है 3 एम्पियर की, आप टपा रहे हो 20 एम्पियर, तो कैसे चलेगा ये। क्लियर है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, करंट हमेशा सेम रहता है। तो इसके ना समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, इस तरह से यूं वायर बना देंगे, फिर एक और वायर बना देंगे, फिर आपको बोलेंगे एक वायर, ये 2 वायर, ये 3 वायर, इनमें से पहली वायर मोटी है, दूसरी पतली है, उससे फिर और पतली है, तो इनमें करंट की वैल्यू क्या होगी, आप कह देना सेम होगी। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। अच्छा अगला सवाल बच्चों, छठा सवाल क्या कहता है, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास,
रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं दोबारा लिखे हुए हैं इसके अंदर। देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल कितना होगा, ये बड़ा आसान सवाल है, इसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों। अब मैच करके देख लो ये कौन सा मैच कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस बताना ना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, मैच कर रहे हैं ना इसे, ये आपका आंसर आ गया, खेल खत्म। इसका प्रूफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट के अंदर दिया हुआ है, वहां से कर लेना, समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। ठीक है जी, हमने पोटेंशियल को डबल कर दिया, पहले V था फिर डबल कर दिया। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मोबिलिटी पहले तो ये पता होना चाहिए मोबिलिटी होती क्या है, मोबिलिटी होती है म्यू। तो मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है, नहीं याद तो इसको याद कर लो, ये इसका डेफिनेशन भी है। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब यहां से पढ़ो इसको, डबल हो जाता है, हाफ हो जाता है, मतलब चेंज ही नहीं होता, बिकम्स 4 टाइम्स। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर आपको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, पहले तो यहाँ पे ये देखो पोटेंशियल आएगा कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई टाउ बाय एम, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जगह ये पुट कर दिया। अब क्या करा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे एल होता है, ये वहां से आया बच्चों वेद फॉर्मूला। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं वहां मैंने बताया था वेद फॉर्मूला, कैपेसिटर पूरा इस पे डिपेंडेंट है। वेद क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाम से याद रह जाता है ना, वेद प्रकाश नाम बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, D डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे L यूज कर लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, अगर मैं इसको खोल नहीं रहा तो मेरा काम पहले ही बन रहा है, ई से ई कट गया तो ई मतलब ई टाउ बटे एम, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसकी जरूरत पड़ी नहीं है हमारे को, आगे जाकर के कहीं पड़ेगी इसकी जरूरत, हम इसको यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप मोबिलिटी के क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी पोटेंशियल का नाम नहीं है, तो जब नाम ही नहीं है तो वो चेंज कैसे कर सकता है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है बच्चों, जो चीज बोलता है उसको फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले में डालने के बाद चेक करो कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अगर वो क्वांटिटी है ही नहीं तो फर्क कहां से पड़ेगा, ठीक है, अनचेंज्ड। 8वां सवाल, डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। डिफाइन, ये बच्चों डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में बताता हूं होता क्या है। एक कंडक्टर में आप बैटरी लगा दो तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आप उसकी मूवमेंट को देखोगे, वो ऐसे नाचते हुए जाएंगे, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर देते हो एक कंडक्टर पे, उस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, याद रखना। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर अगर बैटरी ना लगाएं तो, बैटरी मत लगाओ, उसको बोलते हैं थर्मल, ठीक है। बैटरी नहीं लगाई उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, और इनका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बताऊंगा, और अब बता रहा हूं, इसको आगे ध्यान रखना, क्लियर है। अच्छा, आगे क्या कहता है, फिगर दे रखा है आपको ए और बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का। तो इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट एंड विच वन ऑफ द टू वायर इज लॉन्गर। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये स्लोप है बच्चों। तो स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करवाता है, VD का V से रेशो क्या मिलता है। अब 2 मिनट पहले मैंने आपको ऊपर ये जो VD वाला फॉर्मूला बताया था मैंने वो लिख दिया, VD बाई V। VD बाई V क्या बताता है, VD और V को भाग कर लो, ई टाउ बाई M तो होता है VD, V से भाग कर लिया। अब भाई दोबारा वेद फॉर्मूला, V को ओपन कर दिया, सॉरी E को ओपन कर दिया, V बटे L, V से V मर गया, क्या बचा, E टाउ ML। ये स्लोप हमें देता है बच्चों, स्लोप हमें क्या देता है, ये वैल्यू देता है। आसान है ना, मतलब आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है उसको भाग कर लो, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका स्लोप हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, इन दोनों में से लंबी तार कौन सी है। अगर आप स्लोप को देखें
स्लोप के अंदर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बड़ी होएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होएगी, और अगर लेंथ कम होएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होएगी। समझ में आ गया? तो मतलब स्लोप हमें क्या दे रहा है इसके अंदर, फ्रॉम द स्लोप हमें दिख रहा है बी जो है हमारा लॉन्गर होगा ना, क्योंकि इसका एंगल जो है वो कम है। ठीक है, एंगल कम हुआ मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, कम हो गई, और स्लोप बी की वैल्यू क्या होगी, लंबी हो गई। समझ में आ गया ना? अच्छा, आगे क्या है इसके अंदर, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको ना एक रिलेशन पता होना चाहिए, NEAVD। ये रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं करंट को एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, तो ये क्या होता है, जे की वैल्यू क्या हो गई, NEVD। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन होता है ई टाउ बाई एम। हमसे ना ये इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर क्या पूछ रहा है, आप ना इसका प्रूफ बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाना है। बच्चों, एक्सप्रेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पे जैसे ही वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो इक्वेशन लगा दो पहली कक्षा 11 की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहां पे t को ना टाउ पुट कर देना, रिलैक्सेशन टाइम। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए v1 u1 a टाउ 1, दूसरे के लिए v2 a2 मतलब v2 u2 प्लस a टाउ 2, n तक चलता जाएगा। इस सारे को उठा करके यहां पुट कर दो, ये यहां पुट करके आप इस स्टेप पे पहुंच गए बच्चों। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या किया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, v1 में वैल्यू पुट करी, u2 में पुट करी ये वाली वैल्यू, और vn में पुट करी ये वाली वैल्यू, डिवाइड बाय n। ये कहां से आया बच्चों, ये क्लास 11th का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, u प्लस वी बटे 2 इज इक्वल टू वी एवरेज। ध्यान है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला था। 2 वेलोसिटी है तो 2 से भाग कर दिया, 10 वेलोसिटी है तो 10 से भाग कर दिया, n वेलोसिटी है तो n से भाग कर दिया। सिंपल स्टैटिस्टिक्स के रूल है ये। अच्छा, अब क्या करोगे, u1 u2 un को इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया बच्चों इकट्ठा, n तो इसके नीचे भी आएगा जो प्लस में है और दूसरे वाले के भी आएगा, तो यहां से a कॉमन आ रहा है, तो टाउ से लेकर के टाउ n तक बाय n आ गया। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब मैंने बोला था अभी आपको ऊपर, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी जब आपने बैटरी नहीं लगाई, ये होती है 0, इसको बोलते हैं यू एवरेज। तो यू एवरेज क्या बताया था अभी, थर्मल वेलोसिटी। कौन सी होती है, जब बैटरी नहीं लगाई या जब स्विच ऑफ है, ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, ये 0 होता है, इसको 0 पुट कर दिया। अब आंसर आ गया एक्सेलरेशन इनटू एवरेज, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, ये ऊपर आ जाओ वापसी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा होता है, F बाई क्यू, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। फोर्स की वैल्यू ma, फोर्स की वैल्यू QE, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। वेक्टर फॉर्म है तो माइनस साइन आ गया, यहाँ वेक्टर साइन लगा दिया। माइनस क्यों आया, अरे इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस से माइनस, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आप पहुंच जाओगे यहां पे, यही तो प्रूव करना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई टाउ बाई एम। क्लियर है ना, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, कनेक्टेड टू डीसी सोर्स जिसका ईएमएफ है V। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल बाय स्ट्रेचिंग कीपिंग V कांस्टेंट, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी अफेक्टेड। तो क्या कह रहे हैं, वोल्ट जो हमारे पास लेंथ है
v तो रखा है सेम और लेंथ को कर दिया 3 गुना। बच्चों बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब जो तुमने ये आंसर निकाला है ना ये वाला, इसमें ये देखो ना, अब आधे बच्चे तो पता है क्या कहते हैं कि सर लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि इसके अंदर लेंथ नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया वेद फॉर्मूला ई वी टाउ बटे एम एल। अब देखो वोल्टेज भी आ गया, लेंथ भी आ गया। Vd की वैल्यू ई वी टाउ बटे एम। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नई वेलोसिटी कितनी होगी जब लेंथ को 3 गुना कर देते हैं? तो बच्चों ई वी टाउ बटे 3 ml हो गया। ये क्या है? ओल्ड वेलोसिटी है ना, ये ओल्ड वेलोसिटी है। तो v ओल्ड डिवाइड बाय 3 किसका? v न्यू का। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? क्लियर है अच्छे से? अच्छा दोबारा चलते हैं आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द मोबिलिटी। अभी ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है, ये डेफिनेशन आ गया, दोबारा रिपीट होती है ना चीजें, तो वही डेफिनेशन दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, फिर भी दोबारा बता देता हूं बच्चों। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद फिर क्या कहता है, ये जो हमारे पास एक वायर है, ये जो एरिया वेरिंग वायर है, ये जो ए पे पतला है और बी पे ये थिक है, इनमें कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होएगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा। जब देखो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की वैल्यू आई बाय एन ई होती है। अब एरिया ज्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होएगी ना, बस लिख दिया एरिया ऑफ द बी इज ग्रेटर सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट द पॉइंट ए इज मोर। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां क्या है, ज्यादा है क्योंकि पतला है, और यहां क्या होगा, कम होगा। क्यों? रिलेशन दिखा रहा है आपको। अब रिलेशन को देखो, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। अब वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। अब जिसको इनवर्सली का कंसेप्ट नहीं पता ध्यान दो, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, ऐसे याद रखना। अच्छा फिर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब जहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप फॉर्मूले में देख सकते हो सीधा सीधा, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तीसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों, इस सर्किट को सॉल्व करो, ठीक है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। बड़ा आसान है बच्चों ये। देखो ये 10 और ये 10, सॉरी ये 14, ये पैरेलल, ये सीरीज में है। 10 और 14 का आंसर क्या होता है, 10 और 14 सीरीज में 24। तो इसको ना रिडक्शन कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे कर लिया, ये 10 और 14 एक हो गए, ये हो गया 24। क्लियर है बच्चों? इसको एक बार यहां तक जोड़ लेते हैं अपन ऐसे। उसके बाद ये 10 है और ये 10 है, ये दोनों सीरीज में है ना। देखो अगर यहां से करंट जाता है तो ये करंट सेम है ना, यहां पे करंट सेम है। जिसमें करंट सेम होता है वो सीरीज में होता है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में। तो ये आंसर क्या आ गया यहाँ का, 10 और 10 का 20 आ गया। अच्छा तीसरा तार अकेला है, यहां से अकेले को जोड़ दो यहाँ पे, ये 30 हो गया। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। 20 और 24 का पैरेलल कितना होता है, 24 गुना 20 बटे 24 जमा 20। जिसको ये आदत है तो ये भी कर ले भाई, 1/RP ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे करोगे तो आप एलसीएम लेके यहीं पहुंचोगे। तो एलसीएम लेने के बाद ना रेसिप्रोकल जरूर करना होता है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इसका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 दूनी 48, 480 डिवाइड बाय 24 और 20 कितना होता है, 44। इसको काट लेना, जो भी आंसर आएगा उसको 30 के साथ फिर दोबारा, ठीक है, उसको 30 के साथ जोड़ लेना, आपस में ये फिर पैरेलल में जाएंगे। अब इन दोनों का जो आंसर आ गया कितना आएगा, ये काट लो, 2 पे 22 और 2 पे कितना आ गया, 24, 40। तो 5 पे नहीं 7, 2 पे 11, 2 पे कितना जाएगा ये हमारे पास, 2 पे 120। तो 120 बटे 11, इसका 30 के साथ जो भी आप लोगे, ठीक है, वो आपका जो भी फाइनल आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और वी की वैल्यू आर नेट के साथ निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है? हो जाएगा ना? अच्छा अगला सवाल, आई निकालना है ना, आई की वैल्यू वी बटा आर होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, attains average velocity under the action of electric field, hence obtain the expression for it. एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ई टाउ बाय एम होता है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, हो गया. कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर A and B at the same diameter but the made of different material is joined in series. दो हमारे पास वायर हैं A और B, उन दोनों को आपने जोड़ दिया, उनका क्या है? मटेरियल डिफरेंट है. बच्चों ये चीज देखो, जिनका मटेरियल अलग है इसका मतलब रेजिस्टिविटी A एंड रेजिस्टिविटी B है. मान लो एक कॉपर का हो सकता है, एक एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है, मटेरियल अलग है, इनको सीरीज में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया. इसके बाद क्या करा? द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन A is 1.5 times in A is equals to 1.5 times is number density of B. ये डेटा गिवन है हमारे को. करना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इन वायर टू द वायर बी. मतलब हमें क्या करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है, इन वायर ए टू द इन वायर बी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक तो होता है ई टाउ बाय एम और एक होता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? आई बाय एन ई ए. अब ये वाला लगेगा क्योंकि नंबर डेंसिटी की बात होगी, ये तो लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये वाला लगेगा. तो वायर ए के लिए है तो इसको ए मान लो, ठीक है. तो ए के हिसाब से यहाँ करंट क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा. और यहाँ एन है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी. तो आई ए डिवाइड बाई एन ए ई इंटू ए. क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारी यहां पे? दूसरी चीज ये बोलता है कि रेशियो निकालो बी के साथ. तो बी के लिए आई बी हो जाएगा, एन बी हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ठीक है. अब बस आपने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है. डिवाइड करके और क्या करोगे? एन ए की वैल्यू 1.5 एन बी है, यहां सब पुट कर रखा है इसके अंदर, ठीक है. तो कितना आ जाएगा? 2/3. इसको सॉल्व कर लें. इतना सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा. एन ए की वैल्यू को 1.5 भी पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. इसको खुद से कर लेना सॉल्व, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट. Find it is when it is operated on 110, what is the power consumed will be. ठीक है, 25, 50, 75, 100. हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया कितने के साथ? 220 वोल्ट के साथ. और इसमें क्या है? 100 वोल्ट इसकी पावर है. फिर क्या कहता है? उसी बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया 110 के साथ, 100 वोल्ट. तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा इसका? द पावर कंज्यूम्ड विल बी, ठीक है. तो मतलब दूसरे वाले के अंदर आपको क्या करना है? 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया, तो इसका पावर कंज्यूम्ड कितना होगा चेक कर लेते हैं. अब देखो दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट क्या होगा? आर. रेजिस्टेंस सेम होगा ना. अब पावर का रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है? V²/R होता है. V की वैल्यू पहले केस में कितनी है? पहले केस में पावर दी हुई है 100, V कितना दिया हुआ है? 220 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई कितना हो गया? R. R ऊपर ले जाओ, R को सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 484. ये दे रखा है यहाँ पे. दूसरे केस के अंदर रेजिस्टेंस सेम है, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो. रेजिस्टेंस आपने निकाल चुके हो, 484 पुट कर दो, आपके पास पावर आ जाएगी 25 वोल्ट. ये क्लास 10th का एग्जाम्पल है, क्लास 10th के अंदर आया था. और ये सेम क्वेश्चन 2022 के अंदर किस में आया? +2 के अंदर आया. ठीक है बच्चों, अगला सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15. एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रेजिस्टर. ठीक है, एंड ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस R एंड करंट. आपको क्या करना है? वोल्टेज का रेजिस्टेंस के अक्रॉस एंड वोल्टेज का करंट के अक्रॉस क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. अब इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर.
इस सिचुएशन से देखें तो V वर्सेस R का ग्राफ हमारा क्या बनता है? E का मतलब होता है EMF, I का मतलब होता है करंट, R का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू IR है, I की वैल्यू कितनी है? E बाय आर प्लस आर होती है। तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को उठा करके I को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, I को यहाँ पुट कर दिया। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? E इंटू आर बाई आर प्लस आर। अब इस R को ना नीचे ले गए तो R बाय आर प्लस छोटा r बाय बड़ा R, छोटा r इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड का होता है। इस रिलेशन से जब हम देखते हैं तो हमारे पास V वर्सेस R बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि V वेरी करता है किसकी वजह से? डिनोमिनेटर में ये तो कांस्टेंट हो गया, R बटे R की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे R बटे R चेंज होता जाएगा हमारे पास V की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? V इज इक्वल्स टू E। एट दिस मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस बिकम्स टू लार्ज। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा उस समय वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर से रिलेटेड हमने ये ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ को ना हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। Y की वैल्यू क्या होती है बच्चों? mx प्लस सी होती है। अब यहाँ y एक्सिस पे कौन है? V है, तो यहाँ V लिख दो, mx प्लस सी। अब अकेला कौन है हमारे यहाँ पे? E है ना, तो हम यहाँ पे माइनस का आई आर प्लस का E लिख लेते हैं। तो यहाँ पे R जो है हमारे पास ये स्लोप होता है, क्योंकि V और I का ग्राफ क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है ना, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लोप हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, कांस्टेंट होता है ना। समझ में आ गया ना? जैसे अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ के अंदर तो ये रेजिस्टेंस ऐसे होता है ना R। अब यहाँ पे V और इस इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव स्लोप कैसा होता है? ऐसा होता है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है बच्चों? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है चार रेजिस्टेंसेस का जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाना। चार रेजिस्टेंस है जैसे R1, R2, R3, R4। ये बैलेंस कब माना जाता है? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। बच्चों ये इसकी बैलेंस्ड कंडीशन होती है। मैंने जो वन शॉट बनाया उसके अंदर मैंने P अपॉन Q और R अपॉन S लिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो ना, एक ही बात है। एडजस्टेंट जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशो इक्वल होता है। और ये कब होता है बच्चों? इसके बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये इसमें से करंट की वैल्यू 0 होती है ना, तब ये बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये इसकी बैलेंस कंडीशन है और ये क्या होता है जब बैलेंस माना जाता है। तो इसका जो प्रूफ है, जो ये R1 बाय R2 और R3 बाय R4, इसके लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, वहां से जरूर करना इसको। दूसरा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टैंक ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है हमारे को इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास ये सर्किट है बच्चों, ये सर्किट है। आपने प्रैक्टिकल के अंदर देखा होगा, आप कुछ बच्चों के जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके प्रैक्टिकल हो चुके होंगे। आपने देखा होगा उसके अंदर कि आपको एक लकड़ी का फट्टा सा होता है ऐसे, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं इस तरह से, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से अटैच करते हैं। तो कुछ इस तरह का डायग्राम, मतलब कुछ इस तरह का एपरेटस आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास चार रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3, R4। उसमें ना एक जॉकी होती है, ये जॉकी, इसको स्लाइड करते हैं ऐसे इसके ऊपर, तभी इसको ना स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर आता है ये टॉपिक, तो हमारे मतलब बोर्ड से तो इन्होंने ऐसे उसमें तो नहीं दिया हुआ, उसमें तो सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज है सिलेबस के अंदर, बट प्रैक्टिकल के अंदर ये है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये PYQs में था। तो यहाँ पे जब हम इसको स्लाइड करते हैं ना, इसको, ये एक तार है, ये तार देख रहे हो रेड कलर जो मैं बार बार इसके ऊपर कर रहा हूं, इसको ना कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन, इसका एक तार होता है बच्चों, एलोय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हैं। जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 आ जाती है, हम वहां रुक जाते हैं, उस लेंथ को L मान लेते हैं। टोटल 100 सेंटीमीटर की होती है, तो बची हुई कितनी होती है? 100 माइनस L। तो P, या इसको बोल दो RS, R1,
R2 या ऊपर जो मर्जी मान लो, ऊपर R1 R2 है तो R3 R4 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं। तो ये जहां पे ये आपके 100 का, इसके 100 में से जो लेंथ गई है जिसका डिफ्लेक्शन L है, मतलब जिसका डिफ्लेक्शन 0 है L लेंथ पे, R3, और बचा हुआ क्या हो गया, R4 हो गया। तो R1 बाय R2, R1 बाय R2, R3 बाय R4। तो RAD और RDC की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ है, ये कितना है 100 माइनस L है, तो ये L बटे 100 माइनस L होगा। अब बच्चे कुछ सोच होंगे इसमें रेजिस्टेंस का है, तो लेंथ है, इसको ऐसे लिख लो, R इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वायर का, ये R से R कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम इसमें मेंशन नहीं करते। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आपको इसमें से कोई भी वैल्यू निकालनी हो, मान लो R कैलकुलेट करना है, तो S इंटू में L बाय 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या इसके अंदर 17th क्वेश्चन कहते हैं नाइक्रोम की वायर और एक कॉपर की वायर है, सेम लेंथ है, सेम रेडियस है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एक नाइक्रोम है, ठीक है, और एक कनेक्ट कर देता हूं मैं कॉपर की सीरीज में। करंट आई इज पास थ्रू देम, विच वायर गेट हीट इज अप मोर। आई जा रहा है इसके अंदर, सीरीज में है ना, ठीक है, मटेरियल बदल गया, कौन सी तार ज्यादा गर्म होगी। अब तार गर्म होने का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसके अंदर क्या होगा, हीट ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, जैसे हम गीजर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, हीटर वगैरह यूज करते हैं, उनमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उस फिलामेंट की, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो एन हीट की फॉर्म में खर्च हो जाता है। तो अब यहां से हमें एक रिलेशन पता है, जूल्स लॉ, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यहां से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो एल अपॉन ए। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू जो आनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ गई। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका हीट ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी सबको पता है नाइक्रोम की ज्यादा होती है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इसका हीट अब ज्यादा होगा। समझ में आ गया बच्चों, आसान है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। अब यहाँ पे हीट की बात आ रही है तो हीट का जूल्स लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।